नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम हर साल अपने चैनल के जरिए आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित सभी जानकारी समय समय पर देते रहते हैं। इसी तरह इस साल के सत्र 2025-26 में होने वाले केंद्रीय विद्यालय एडमिशन संबंधित जानकारी आपको समय समय पर हमारे चैनल पर वीडियोस के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने एडमिशन संबंधित संपूर्ण जानकारी दिया है, जो कि आपके बच्चे के एडमिशन के लिए आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पॉइंट वाइज सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। यह जानकारियाँ एडमिशन गाइडलाइंस हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी क्या होती है, सेवा प्राथमिकता श्रेणी क्या होती है, ये किनको मिलती है और इसमें एडमिशन के चांसेस कैसे होते हैं। उसके बाद दोस्तों, एज क्राइटेरिया, केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए क्लास वाइज क्या क्या एज क्राइटेरिया है, किस क्लास में क्या एज होनी चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, रिजर्वेशन इन एडमिशन, एडमिशन में किन किन श्रेणियों को कितना कितना रिजर्वेशन मिलता है, कितने कितना आरक्षण मिलता है, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, स्पेशल प्रोविज़न इन एडमिशन, एडमिशन में किन बच्चों को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, ये हम आपको बताएंगे। क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने से पहले। उसके बाद दोस्तों, आरटी एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो फ्री वाले एडमिशन होते हैं वो केंद्रीय विद्यालयों में किस प्रकार से होते हैं, इसके लिए किसको प्राथमिकता मिलती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रायोरिटीज़ इन एडमिशन, यानी कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में किनको प्रायोरिटी मिलती है, किनको प्राथमिकता दी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, दो तरह के केंद्रीय विद्यालय होते हैं, एक सिविल या डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, दूसरे आते हैं प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत। तो दोस्तों, जो दोनों में प्रायोरिटी है वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रायोरिटी जो है वो सिविल या डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालयों में कैसे लगती है। ये आपको पता कैसे चलेगा कि कोई भी केंद्रीय विद्यालय सिविल या डिफेंस सेक्टर का है या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर का है या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का है। तो आप जब अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, वहाँ पर जब आप केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट करते हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर लिख के आता है कि ये किस कैटेगरी का केंद्रीय विद्यालय है, सिविल है, डिफेंस है, प्रोजेक्ट सेक्टर है या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली प्राथमिकता जो मिलती है वो ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, उन बच्चों को जो है पहली प्राथमिकता मिलती है सिविल या डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालयों में। इसी तरीके से जो दूसरी प्राथमिकता मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है, उनकी उनमें जो बच्चों के माता पिता काम करते हैं उनको, उनके बच्चों को जो है वो दूसरी प्राथमिकता मिलती है, सेकंड प्रायोरिटी मिलती है। तो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि एनटीपीसी हो गया, इफ़को हो गया और आपके ओएनजीसी हो गए, बीएचईएल हो गया, बीईएल हो गया, तो ये सब जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग का मतलब जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर आईआईटी वगैरह हैं, एनआईटी वगैरह हैं, तो इन यहाँ पे काम करने वाले जो माता पिता हैं उनके बच्चों को दूसरी प्राथमिकता मिलती है। इसी तरीके से जो तीसरी प्राथमिकता मिलती है वो राज्य सरकार के कर्मचारियों को, भले ही उनकी जॉब ट्रांसफरेबल हो या नॉन ट्रांसफरेबल हो। इसी तरीके से जो चौथी प्राथमिकता मिलती है वो राज्य सरकार के जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, इनके बच्चों को मिलती है। इसी तरीके से जो पांचवी प्राथमिकता मिलती है वो उन सभी बच्चों को मिलती है जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है, भले ही वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। और दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रेफरेंस मिलता है, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का पिछले 7 साल में नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ज़्यादा हैं उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रेलवे में है, और एक और बच्चा है उनके भी माता पिता सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो भी रेलवे में है। दोनों की जो कास्ट कैटेगरी है वो सेम है, दोनों जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो अब ऐसे में टाई अप हो जाएगा कि किसको पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस केस में फिर वो ये देखा जाएगा कि किन बच्चे के माता पिता के पिछले 7 सालों में नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ज़्यादा हुए हैं, उस आधार पर फिर उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। सेम इसी तरीके से जो प्रायोरिटी होती हैं ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग या फिर प्रोजेक्ट सेक्टर के जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें भी चलती है। यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि सबसे पहली प्राथमिकता उनको मिलती है जिन एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं वो ऐसे एम्प्लॉय जो कि उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के केंद्रीय विद्यालय में ही काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि किसी बच्चे के माता पिता आईआईटी कानपुर में पढ़ाते हैं, ठीक है, और आईआईटी कानपुर के केंद्रीय विद्यालय में अगर वो अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। इसी तरीके से अगर प्रोजेक्ट सेक्टर के स्कूल हैं तो वहाँ के एम्प्लॉई को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई को,
उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडी या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हाई लर्निंग है इनके एम्प्लॉय को, इसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हाई लर्निंग के एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों को, और इसी तरीके से जो छठवीं प्राथमिकता मिलती है वो उन बच्चों को मिलती है जो ऊपर 5 कैटेगरी में से किसी में भी नहीं आते, यानी कि जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक नोट वही लिखा हुआ है कि उन्हीं को वो प्रेफरेंस दिया जाएगा एडमिशन में जिनके माता पिता के पिछले 7 साल में नंबर ऑफ ट्रांसफर्स ज़्यादा हुए हैं। उसके बाद दोस्तों ये बात हो गई प्रायोरिटी कैटेगरी के बारे में। इस पर आप और ज़्यादा अगर जानकारी चाहते हैं तो यहाँ आपको आई बटन पर जो है वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर आप जो है प्रायोरिटी वाले वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों एज क्राइटेरिया जो है यहाँ पर सबसे पहले तो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो 6 साल पूरी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर के 31 मार्च को, यानी कि 31 मार्च 2026 को, सॉरी 31 मार्च 2025 को आपके बच्चे की जो एज है वो 6 साल पूरी होनी चाहिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए। जो बच्चा 1 अप्रैल को पैदा हुआ है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर ऐसा बच्चा है जो कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में आता है, यानी कि दिव्यांग की श्रेणी का कोई बच्चा है, तो उसको जो है मैक्सिमम एज में उसको 2 साल की छूट प्रदान की जाती है, यानी कि अगर उसकी उम्र 6 के बजाय 8 साल है तब भी उसका क्लास 1 में एडमिशन हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्लास 11th में एडमिशन के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि क्लास 10th में जो एडमिशन क्लास 10th का जो एग्ज़ाम है वो उसी ईयर में पास होना चाहिए जिस साल के लिए वो क्लास 11th में फॉर्म भर रहा है। यानी कि अगर वो क्लास 11th में अप्लाई कर रहा है 2025 में, तो जो उसका क्लास 10th का एग्ज़ाम हो वो 2025 में ही पास हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से क्लास 12th के लिए भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है एज का, लेकिन जो क्लास 11th उसका पास हुआ होना चाहिए तो उसी ईयर में पास हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया एज क्राइटेरिया के बारे में। अब हम क्लास वाइज आपको दिखा देते हैं कि कौन सी क्लास के लिए कितना एज आप होना चाहिए आपके बच्चे का। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाऊंगा। क्लास 1 में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो उम्र है वो 6 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 8 साल से कम होनी चाहिए 31 मार्च 2025 को। इसी तरीके से क्लास 2nd में एडमिशन के लिए 7 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 9 साल से कम होनी चाहिए। क्लास 3rd में 8 साल पूरी होनी चाहिए लेकिन 10 साल से कम होनी चाहिए। 4th में 8 साल पूरी होनी चाहिए 10 साल से कम होनी चाहिए। 5th में 9 साल होनी चाहिए पूरी और 11 साल से कम होनी चाहिए। और उसके बाद 6th में 10 ईयर होनी चाहिए कंप्लीट लेकिन 12 ईयर से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से 7th में 11 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए लेकिन 13 ईयर से कम होनी चाहिए। और 8th में 12 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए लेकिन 14 ईयर से कम होनी चाहिए। और इस तरीके से 9th में 13 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए और 15 ईयर से कम होनी चाहिए। 10th में 14 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए लेकिन 16 ईयर से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों ये एज का क्राइटेरिया है इस हिसाब से। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी आपको अब रिजर्वेशन के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की जो कैटेगरी है जिनको कि SC कैटेगरी बोला जाता है उनको 15% रिजर्वेशन दिया जाता है और शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं इनको 7.5% रिजर्वेशन दिया जाता है और अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उनको 27% जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। और चाइल्ड विथ स्पेशल नीड जो कि हैंडीकैप्ड चाइल्ड होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको 3% जो है वो रिजर्वेशन मिलता है RT के अंतर्गत। इसी तरीके से दोस्तों आप देखते हैं कि स्पेशल प्रोविज़न किनको मिलता है। तो दोस्तों स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि किन किन को दिया जाता है। तो दो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए कई तरह के स्पेशल प्रोविज़न है लेकिन वो बहुत ही रेयर कंडीशन है जो एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूँगा। दोस्तों PM केयर स्कीम के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो दुर्भाग्यवश कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अपने माता और पिता दोनों को खो चुके हैं उनको केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन में स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है ताकि उनकी शिक्षा और उन्नति आगे हो सके। तो दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे बच्चों का एडमिशन जिले के DM के द्वारा लिस्ट के आधार पर किया जाता है। जिस जिले में DM 10 बच्चे प्रति केंद्र विद्यालय तथा 2 बच्चे प्रति क्लास जो है एडमिशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इन बच्चों का एडमिशन तब भी होगा यदि उस केंद्रीय विद्यालय में उस पर्टिकुलर क्लास में पूरी सीटें भरी क्यों न गई हों, क्योंकि ये एडमिशन ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ होते हैं। तो दोस्तों इन बच्चों को ना तो ट्यूशन फ़ी, ना ही कंप्यूटर फ़ी और ना ही विद्यालय विकास निधि के तौर पर कोई पैसा देना होता है। इनको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की जो पूरी जो है शिक्षा होती है वो फ्री होती है। तो इस स्कीम के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि बच्चा PM केयर के चिल्ड्रन पोर्टल में रजिस्टर होना चाहिए। तो दोस्तों ये बात हो गई स्पेशल प्रोविज़न के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और अब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। कक्षा 1
प्राथमिक और बाल वाटिका कक्षाओं में दोस्तों देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होता है। आपके बच्चे का एडमिशन पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास आपके बच्चे के एलिजिबिलिटी के आधार पर कितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इस प्रकार डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी आपके बच्चे के एडमिशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हाँ, आगे हम आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। क्लास 1 में एडमिशन के लिए सबसे ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है, जो कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम, ग्राम पंचायत, मिलिट्री हॉस्पिटल द्वारा बना हुआ होना चाहिए तथा स्टैंडर्ड ऑनलाइन फॉर्मेट पर होना चाहिए। दूसरी क्लासेस के लिए जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। वहां पर डेट ऑफ बर्थ के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी, जो कि डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार पर लिया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप कास्ट कैटेगरी से आते हैं यानी कि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो बच्चे के माता पिता या बच्चा आरक्षित वर्ग जैसे कि एससी, अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, नॉन क्रीमी या अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तथा आरक्षण यानी रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो रिजर्व कैटेगरी से संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इसी तरह अगर बच्चा ईडब्ल्यूएस या बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। यदि प्रमाण पत्र अवेलेबल नहीं है तो बच्चे के माता पिता के नाम वाला भी चल जाएगा, लेकिन 3 महीने के अंदर बच्चे के नाम से बनवा कर देना होगा यदि बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो। इसी तरीके से दोस्तों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो दोस्तों चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इस कैटेगरी के अंदर दिव्यांग बच्चे आते हैं तो 3% रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए यदि बच्चे का फॉर्म CWSN कैटेगरी में भरा जाता है तो इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो कि सिविल सर्जन, रिहेबिलिटेशन सेंटर या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया होना चाहिए सरकार के द्वारा। इनकेस बच्चे की दिव्यांगता अगर प्रिंसिपल की आंखें द्वारा देखा जा सकता है और प्रिंसिपल को लगता है कि उसको एडमिशन में चाइल्ड विथ स्पेशल नीड की कैटेगरी का आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन केवीएस ये सुझाव देता है तो आपको एडमिशन दिया जा सकता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि माता पिता बच्चे का रिलेवेंट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनवा लें और केंद्रीय विद्यालय में जमा कर दें। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताते हैं सर्विस सर्टिफिकेट। दोस्तों सर्विस सर्टिफिकेट तब देना होता है यदि बच्चे के माता पिता केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो उनके बच्चों को एडमिशन में प्रायोरिटी मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। इसके लिए माता पिता को सेवा प्रमाण पत्र, सर्विस सर्टिफिकेट जिस पर पिछले 7 वर्षों में हुए सभी ट्रांसफर्स की डिटेल हो देना पड़ता है। यह प्रमाण पत्र बच्चे के माता पिता जिनके नौकरी के आधार पर बच्चे का एडमिशन हो रहा है उनके ऑफिस हेड द्वारा केवीएस द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर बना हुआ होना चाहिए तथा प्रमाणित हुआ होना चाहिए। और दोस्तों यूनिफॉर्म्ड डिफेंस एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट का प्रमाण पत्र देना होता है। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का पासपोर्ट, चाइल्ड का पासपोर्ट हो, पेरेंट्स का ड्राइविंग लाइसेंस हो, पेरेंट्स का वोटर आईडी कार्ड हो, पेरेंट्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो 3 महीने से पुराना ना हो, पेरेंट्स का गैस बिल हो, टेलीफोन बिल हो, मतलब कोई भी ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट जिससे कि पता जो है एड्रेस वेरीफाई हो जाए, उसे आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर दे सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक बच्चे की लेटेस्ट फ़ोटो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करनी होती है और वो क्लियर होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए और हाल फिलहाल में खींची हुई होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक डिस्टेंस सर्टिफिकेट भी देना होता है जो कि स्वप्रमाणित होता है, मतलब बच्चे के माता पिता अपने हाथ से वहाँ पर लिख कर देते हैं कि हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेंज में है। यह तब लागू होता है अगर आपका फॉर्म RT कैटेगरी में भरा जाता है, जिसकी हम आगे अभी यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि RT एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। दोस्तों राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन का प्रोविजन है। इसके तहत देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 और बाल वाटिका कक्षाओं में एडमिशन के लिए टोटल वैकेंट सीट्स के 25 सीटों पर RT के जरिए एडमिशन होता है। एडमिशन के लिए पहली लॉटरी निकलती है वो RT की लॉटरी होती है। इसका मतलब है उदाहरण के हिसाब से चलिए समझते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट की कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 100 सीटें खाली हैं। अब सबसे पहले लॉटरी में 100 का 25% मतलब 25 सीटें RT कैटेगरी के द्वारा भर दी जाएंगी। इसके बाद बची हुई 75 सीटें सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी द्वारा भरी जाएंगी। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एक अगर आपके बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं हैं तथा दुर्बल वर्ग में आते हैं या अलाभित समूह में आते हैं एवं केंद्रीय विद्यालय द्वारा निर्धारित विद्यालय के निवास की जो दूरी है उसके मानक को पूरा करते हैं तो यह 100 में से 25 सीटों पर एडमिशन के लिए आपके बच्चे जो हैं वो एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर RT कैटेगरी से रिलेटेड प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों डिसएडवांटेज ग्रुप, अलाभित समूह और वीकर सेक्शन, दुर्बल वर्ग में कौन कौन से बच्चे आते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों डिसएडवांटेज ग्रुप में के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो SC ST, सामाजिक और
शैक्षणिक रूप से पिछड़े और ऐसे ग्रुप के बच्चे जो किसी न किसी तरीके से पिछड़े रह गए हों, जैसे कि सामाजिक, सांस्कृतिक, वित्तीय या फिर ज्योग्राफिकली, जैसे कि ऐसे एरिया जहाँ कोई सुविधा ना हो, ट्राइबल एरिया, भाषा के आधार पर पिछड़े हुए हों, लिंग के आधार पर पिछड़े हुए हों, ऐसे कोई भी फैक्टर जो कि इस क्षेत्र की सरकार द्वारा डिफाइन किया गया हो आरटी एक्ट के अंतर्गत, वह सभी जो है प्रतिभाग करके एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे बच्चे जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड की कैटेगरी में आते हैं तथा किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, उनको भी आरटी एक्ट के तहत एडमिशन का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों ये बात हो गई डिसएडवांटेज ग्रुप के बारे में। अब आपको जानकारी देते हैं वीकर सेक्शन में आने वाले बच्चों के बारे में। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय यानी कि एनुअल इनकम एक मिनिमम लिमिट से कम है, या एक लिमिट होती है जो उस प्रदेश की सरकार तय करती है। उदाहरण के तौर पर यदि बच्चा उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उसके माता पिता या अभिभावक की जो एनुअल इनकम है 1 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो वह बच्चा दुर्बल वर्ग की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से ईडब्ल्यू श्रेणी के मिनिमम इनकम लिमिट और कई तरह के फैक्टर हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो कि डिसाइड करते हैं, तो इससे संबंधित आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों केंद्रीय विद्यालयों में आरटी एडमिशन के लिए एक और नियम होता है, और अगर आप इस नियम के अंतर्गत आते हैं तभी ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके बच्चे का फॉर्म जो है वो आरटी की कैटेगरी में जाता है, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो दोस्तों मतलब अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो दोस्तों, आपके बच्चे का फॉर्म तो भरा ही जाएगा लेकिन आरटी के कोटे का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों या जो नियम हो वह यह है कि अगर आपके घर शहरी क्षेत्र अर्बन एरिया में है तो आपके घर से जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसकी दूरी 5 किलोमीटर के रेडियल डिस्टेंस में होनी चाहिए। अब रेडियल डिस्टेंस कैसे निकालना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो हम आपको अपने इस चैनल पर देंगे। इसी तरीके से यदि बच्चे का घर ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में है, तो दोस्तों बच्चे के घर से केंद्रीय विद्यालय की जो दूरी है वह बच्चा जिस भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहा है आरटी के अंदर 8 किलोमीटर की रेडियल डिस्टेंस में होनी चाहिए, तथा आपके बच्चे का फॉर्म जो है वो आरटी कोटे के अंदर इस तरीके से भरा दिया जाएगा। अदरवाइज आपका बच्चा जो है वो आरटी कैटेगरी में नहीं भराएगा, आपके बच्चे का फॉर्म तो भराएगा लेकिन वो आरटी कोटे में नहीं जाएगा। तो दोस्तों यदि आपके बच्चे का जो फॉर्म है वो आरटी कोटे में एडमिशन के लिए जाता है तो आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यानी कि निवास का प्रमाण पत्र देना होता है, जिसमें कि यह डिस्टेंस के मानक को पूरा करना होता है। बच्चे के माता पिता के द्वारा एक सेल्फ डिक्लेरेशन स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र भी दिया जा सकता है, जिसमें घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी मेंशन हो। लेकिन दोस्तों यह जानकारी प्रमाण पत्र में बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि इसको केंद्रीय विद्यालय द्वारा वेरीफाई भी किया जाता है। अगर जानकारी गलत पाई जाती है तो दोस्तों बच्चे का हुआ एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, इसलिए सभी जानकारी सही तरीके से दें। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, फिर भी हमने इसको छोटा से छोटा रखने की कोशिश की ताकि कम समय में आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा सके। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके कुछ भी प्रश्न हैं, सुझाव हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सभी जानकारी आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जो कि आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।